मुंशी रहमत अली हिस्बे आदत मोह अंधेरे अकूल के अड्डे पर पहुंच गए। अड्डा सुनसान पड़ा था। चारों तरफ इक्के जरूर नजर आते थे, लेकिन बेचते हुए। उनकी बमों का रुख आसमान की तरफ था और छतरियां जमी की तरफ झुकी हुई थीं। जा बचा कोठों से बंधे हुए घोड़े या तो ओंग रहे थे या एक उल्कसहाट के साथ अपनी आगे पड़ी हुई घास चर रहे थे। अलबत्ता पास वाले खुश्क तालाब की गंदी सीढ़ियों पर ऐंठते हुए बाज गधे बहुत बेदार नजर आते थे। थोड़े थोड़े वक्फे के बाद उनकी रेंगने का ऐसा तार बनता था कि टूटने में न आता था। इस पूरे माहौल में जो चीज सबसे ज्यादा चमक रही थी वो सामने डाक खाने के दरवाजे के बराबर वाला सुर्ख लेटर बॉक्स था। उससे 4 कदम परे लाला छच्चू मल की खपचियों वाली दुकान बंद पड़ी थी, लेकिन उसके चबूतरे पर जंगली कबूतरों का एक गाल उतर आया था। ये कबूतर अनाज के अलम गलम दाने चुगते चुगते बार बार इस कदर करीब आ जाते कि उनका अलग अलग वजूद खत्म हो जाता और जमीन पर बस एक सुरमई साया कपकपाता नजर आता। कुएं के करीब इमली के दरख्त के नीचे छदा अक्के वाले अपने घोड़े को दाना खिला रहा था। दूर से वो सूरत तो नहीं पहचान सका, लेकिन चाल डाल और हुलिया देखकर उसने ताड़ लिया था कि हो ना हो ये मुंशी रहमत अली ही हैं। और वो जब जरा करीब आए तो छड्डा ने आवाज लगाई, मियाँ चल रहे हो? अबे चलना ना होता तो मुझे क्या बावली कुत्ते ने काटा था जो मैं सुबह ही सुबह अड्डे पर आता? तो बस मियाँ आ जाओ, मैं भी तैयार हूँ। अब घोड़ा जूता, लेकिन भाव ताव किए बगैर कोई काम करना मुंशी रहमत अली की वज़ेदारी के खिलाफ था। और बात है कि बहुत चालाक बनने की कोशिश में कभी कभी वो चोट भी खा जाते थे। बहरहाल वो तो अपनी तरफ से कोई कसर उठा ना रखते थे। आगे अल्लाह मियाँ की मर्जी। छड्डा का पहला वार तो खाली गया। अब उसने दूसरी चाल चली। अजी मुंशी जी, तुमसे ज्यादा थोड़ा ही लूंगा, बस 8 दे दीजिए। भैया मेरा तेरा सौदा नहीं पटेगा। मुंशी रहमत अली ने कतई तौर पर अपनी रजामंदी का ऐलान कर दिया। उन्होंने अपना रुख सामने वाले नान भाई की दुकान की तरफ कर लिया था, लेकिन छड्डा ने उन्हें जाते जाते फिर रोक लिया। तो मियाँ तुम क्या दोगे? मुंशी रहमत अली ने बात दूनी से शुरू की और बिल आखिर 3 आने पे टिक गए। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि कान खोल के सुन ले, 3 आने से एक कौड़ी ज्यादा नहीं दूंगा। छड्डा ने भी कतई जवाब दे दिया, अजी मियाँ 3 आने तो नहीं लूंगा। और जब वो जाने लगे तो छड्डा ने चलते चलते एक टुकड़ा और लगा दिया। हमें भी देखना है कि 3 आने में कौन सा अक्के वाला मुंशी जी को रूपनगर पहुंचा देगा। लेकिन मुंशी रहमत अली आज छड्डा का हर बार खाली देने पर तुले हुए थे। उन्होंने ये बात भी सुनी अनसुनी कर दी और नान भाई की दुकान की तरफ चल पड़े। दूर से ही उन्होंने सदा लगाई, अबे गुलजार, हुक्का ताज़ा क्या? गुलजार ने तंवर की आग भड़काते हुए जवाब दिया, आ जाओ मुंशी जी, हुक्का ताज़ा कर लिया जाए। मुंशी रहमत अली ने हुक्के की बदमील औधी ने मुट्ठी में दबाई और बड़ी इत्मीनान और फरागत के साथ कश लगाने शुरू कर दिए। छड्डा मात तो पहले ही खा चुका था। मुंशी जी के इस इत्मीनान ने उसका रहा सा हौसला भी खत्म कर दिया। इत्मीनान और बेनियाजी का मुजाहरा करने में अगरचा उसने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन अंदर से उसका दिल धकड़ पकड़ कर रहा था कि कहीं ऐसा ना हो के और कोई इक्के वाला आटप के और अच्छी खासी सवारी को अचक ले। लेकिन वो इतनी सस्ती उसामी भी नहीं था कि इस मामूली आसाबी जंग में मुंशी रहमत अली से इतनी जल्दी हार मान लेता। उसने बदहवासी तो यकीनन नहीं दिखाई, लेकिन फिर भी एक उजलत से दाने की बाल्टी इक्के के खाने में रखी और इक्के को जूतना शुरू किया। घोड़ा जूतने के बाद वो इक्के पर बैठा और इत्मीनान के साथ आवाज लगाई, रूपनगर की सवारी। गुलजार की दुकान पर हुक्के की गिड़गिड़ की आवाज बदस्तूर एक इत्मीनान और बेनियाजी की कैफियत का इजहार किए जा रही थी। छड्डा ने 1-1.5 मिनट इंतजार किया और जब हुक्के की आवाज में कोई नुमाया फर्क नहीं पड़ा तो उसने तय किया कि तालाब के गिर्द एक चक्कर लगा लेना चाहिए। इस तरह ये भी मुमकिन है कि किसी और सवारी से मुठभेड़ हो जाए। उसने आहिस्ता से लगाम खींची और घोड़े ने खुरामा चलाना शुरू कर दिया। तालाब के दूसरी तरफ पंचक्की के सामने कलियां भंगन की बहू घूंघट निकाले सड़क पर झाड़ू दे रही थी।
छड्डा कई मर्तबा मुख्तलिफ तरीकों से खंखारा, मगर कलिया की बहू ऐसी नक चढ़ी निकली कि उसने छड्डा का नोटिस ही नहीं लिया। छड्डा को मजबूरन बराह रास्त खिताब करना पड़ा। अरे इस कलिया लंगरी को बहुत रोटियां लग गई हैं, ना झाड़ू देने आवे है, ना ठिकानों पे पहुंचे है, तुझे थकाए मारते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से कोई हिम्मत अफजा जवाब मौसूल नहीं हुआ। और यूं भी छड्डा को उस वक्त इतनी फरागत कहाँ मैसर थी जो वो पहल करता। चनाचा उसने अपना इरादा बदल दिया और चंद कदम आगे चलकर बड़ी शान तगाफल से आवाज लगाई, रूपनगर की सवारियां। सामने सेठ हरदयाल मल के मकान के सबसे ऊंचे कमरे पर एक काले सर वाला सफेद कबूतर बैठा ओंग रहा था। और छड्डा को यकायक याद आया कि रात शमी की कलसरी घर वापस नहीं पहुंची थी। अभी वो इस कदर सोच पाया था कि दूर की सड़क से इक्के की घड़ घड़ की आवाज आई और उसने हड़बड़ाकर घोड़े की एक चाबुक रसीद किया। छड्डा की कुव्वत मुदाफियत ने बिल आखिर घुटने टेक दिए। ठीक गुलजार की दुकान के सामने पहुंचकर उसने घोड़े की लगाम खींची और किसी किस्म का इंतजार किए बगैर सवाल किया, मुंशी जी, आज तहसील पहुंचने की जी में नहीं है क्या? हमें तो तहसील जाना ही है। तू ना सही तेरा भाई और सही, मगर तू कहे तेरे जी में क्या है? अबे इक्का चलाता है कि ठगी करता है? अजी मुंशी जी बिगड़ते क्यों हो? इक्का तो हमारा ही है। बैठ जाओ, पैसे भले मत दीजिए। मुंशी रहमत अली ठेड़े वजीदार आदमी इस बात पर बहुत बिगड़े। अबे तूने हमें समझा क्या है? हम चोटे अचक्के नहीं, लुच्चे लफंगे नहीं। पहले नाक पे पैसा मारते हैं, फिर बैठते हैं। कोई इक्के वाला बता दे जो आज तक हम कभी मुफ्त में बैठे हों। तो मियाँ मुंशी जी गुस्से क्यों होते हो? पैसा ढीला कमती बढ़ती है, दीजो। अच्छा लो, तुम भी क्या याद करोगे? 6 आने दे दीजियो। लेकिन मुंशी रहमत अली ऐसी कच्ची गोलियां खेले हुए नहीं थे। उन्होंने खड़ा जवाब दिया, 6 आने? तू तो मरते मर जाए, गातिब भी नहीं दूंगा। तू है किस हवा में? गुलजार ने महसूस किया कि अब मेरे बीच में पड़ने का वक्त आ गया है। उसने छड्डा को डांट बताई, अबे छड्डा, मुंशी जी को क्यों तंग कर रहा है? ठीक दाम क्यों नहीं बता देता? छड्डा ने अपनी ही गुनाही जताई, लो भैया, मैं तंग कर रहा हूं, इतना कराया कम कर दिया, लेकिन मुंशी जी हैं कि सामान में नहीं आए। गुलजार बोला, अच्छा ले भैया, ना तेरा बात रही ना मुंशी जी की, चवनी हो गई। मुंशी रहमत अली ने जाहिरी तौर पर थोड़ी सी अचर मचर की और राजी हो गए। छड्डा ने अपनी बात एक दूसरे तरीके से निभाई, आज तो मुंशी जी से ही बोनी करूंगा, बड़ी भागवान सवारी हैं। और टाट की पोशिश दुरुस्त करते हुए बोला, अच्छा तो बस बैठ जाओ, मुंशी जी अब देर का वक्त नहीं है। मुंशी रहमत अली दरअसल एक इनफरादी सवारी की हैसियत से छड्डा की नज़र में ऐसी ज्यादा अहमियत नहीं रखते थे। उनकी अहमियत इसलिए थी कि उनकी वजह से दूसरी सवारियों के लिए रास्ता हमवार होता था। छड्डा इस निकटता से खूब आगाह था कि खाली छतरी पर कबूतर नहीं गिरता, पैसा को पैसा और सवारी को सवारी खींचती है। जिसकी इक्के में पहली सवारी बैठ गई, समझ लो कि वही इक्का सबसे पहले भरेगा। सवारियां अदबदाकर इसी इक्के पर टूटी हैं। जिसमें कोई सवारी पहले से बैठी हो, उस वक्त अगरचा और इक्के भी अड्डे पर आ गए थे और एक से एक बढ़िया इक्का खड़ा था, लेकिन फिर भी छड्डा का पल्ला झुका हुआ रहा। यही सही है कि सारे इक्के वालों से इसका मुकाबला नहीं था। रूपनगर के सिवा और मंजिलें भी नहीं जहां की सदाएं लग रही थीं, लेकिन यह भी सही है कि उस वक्त रूपनगर जाने वालों का बाजार सबसे ज्यादा गर्म था। अल्लादिये का इक्का सबसे ज्यादा चमक रहा था। शायद अड्डे पर सबसे ऊंचा इक्का इसका था। छतरी पर सफेद लट्ठे का गिलाफ उसने कल परसों ही चढ़वाया था। पुश्त पर जो सफेद पर्दा लहरा रहा था, उसके किनारों पर सुर्ख धागे से बेल कड़ी हुई थी। डंडों पर मेल की 1-1 इंच चौड़ी पत्तियां चमक मार रही थीं। फिर घोड़ा खूब तैयार था और सबसे बड़ी बात यह थी कि पहियों में रबड़ के टायर लगे हुए थे। नसरुल्लाह का इक्का था तो छोटा सा, लेकिन सजाया वो भी खूब था। नसरुल्लाह ने इस मर्तबा अपने इक्के पर नीला रंग कराया था। पूरा इक्का चमक रहा था। अगर उस वक्त अल्लादिये का इक्का ना होता तो फिर तो नसरुल्लाह ही नसरुल्लाह था।
नसरुल्लाह भी सवारियों को घाटने के लिए तरह तरह के जतन कर रहा था, लेकिन छड्डा हर नई सवारी की आमद पर कुछ इस अंदाज से बाग उठाकर अपने चलने के अज़्म का इज़हार करता था कि सवारी ख्वामखा उसकी तरफ राग़िब हो जाती थी। एक सवारी तो नसरुल्लाह के इक्के में बैठी और फिर उतरकर छड्डा के इक्के में जा बैठी। इस बात पर छड्डा और नसरुल्लाह में खूब ठनी। नसरुल्लाह को शिकायत थी कि छड्डा ने बेईमानी से सवारी तोड़ी है, और छड्डा कहता था कि साले तेरा इक्का ना इक्की की दम सवारी उतरकर मेरे पास चली आई, मैं कैसे मना कर देता। बड़ी मुश्किल से सारे इक्के वालों ने मिलकर बेच बचाव कराया। अलबत्ता अलादिया बहुत मुतमैन था। वाकया ये है कि जो वकार उसके इक्के और घोड़े से टपक रहा था, वही शान उसकी हरकत व सकनात से आया थी। उस वक्त आम भाव चवनी सवारी का था, लेकिन अलादिये का टांगा रबर टायर था। वो 6 आने से कोड़ी कम लेने को तैयार नहीं था। उसने किसी सवारी को बढ़कर अचकने की कोशिश भी नहीं की। वो जानता था कि एरा गैरा तो मेरे इक्के में बैठेगा नहीं, रईस सवारियां ही बैठेंगी और वो मेरे इक्के को देखकर खुद मेरी तरफ आएंगी। पर मैशरी ने अलादिये की तरफ ही रुख किया था और अलादिये ने अभी उसका खैर मुकदम किया, आ जाओ ठाकुर साहब। लेकिन 6 आने का नाम सुनकर परमेश्वरी कादम खुश्क हो गया और वो चुपके से सटक कर छड्डा के इक्के में जा बैठा। परमेश्वरी के आ जाने से इक्के में 5 सवारियां हो गई थीं। इक्के में ना सही, लेकिन छड्डा के दिल में अब भी जगह थी। लेकिन सवारियों का पैमाना सब्र अब लबरेज हो चुका था। उन्होंने खुले अल्फाज में कहा कि अब अगर इक्का नहीं चला तो हम सब उतर पड़ेंगे। छड्डा ने हंटर उठाया और इक्के वालों पर एक फतेहमंदाना निगाह डाली। सब इक्के वाले अपनी अपनी जगह जोर मार रहे थे कि हमारा इक्का अड्डे से पहले चले, लेकिन सब धरे के धरे रह गए और छड्डा ने बहुत तमकनत से अपने घोड़े की चाबुक रसीद करके अपनी रवानगी का ऐलान किया। छड्डा ने अगरचा अपने इक्के की राय आमा के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया था, लेकिन जब 2 कदम आगे बढ़ने के बाद उसने नथवा चमार की जोरू को गली से निकलते देखा तो जल्दी से बढ़कर पूछा, अरे रूपनगर चलेगी? लेकिन नथवा की जोरू ने छड्डा की बात सुनने से साफ इनकार कर दिया और सुनती हुई अड्डे की तरफ चली गई। आगे चलकर जब उसने एक गंवारी को सर पे गठड़ी रखे जाते हुए देखा तो उसकी नियत में फिर फुतूर आ गया और सवारियों के एहतजाज के बावजूद उसने उसे दावत दे ही डाली। अरे ढकरिया, रूपनगर चल रही है? गंवारी ने छड्डा के सवाल का जवाब सवाल से दिया। अच्छा दरी का कहा लेवत है रे, आ बैठ जा, चमनी दे दीजियो। चमनी का नाम सुनकर गंवारी बदक गई और सीधी अपने रास्ते पर होली। छड्डा ने उसे फिर टोका, अरे मुंह से तो फूट, तू क्या देने केवे है? मुंह पे तो इकनी है, लंबी बन, मरने चली है कफन का टोटा। और ताव में आकर उसने घोड़े को तड़ाक से चाबुक रसीद किया। छड्डा का इक्का अब शफा खाने के आगे निकल आया था। इतने में पीछे से एक गिरददार आवाज आई, अबे ओ छड्डा, इक्का रोक बे। छड्डा ने इक्का रोक लिया। शेख जी अपनी लाठी पटकाते मूंछों को ताव देते चले आ रहे थे। सवारियों का अंदर ही अंदर खून बहुत खोला और छड्डा भी इस नई सवारी के बारे में कुछ ज्यादा पुरजोश नहीं था। लेकिन दम मारने की मजाल किसको थी? शेख जी आए और बगैर सवारी चुकाए इक्के में आ बैठे। मुंशी रहमत अली को शेख जी ने देखा तो बस खिल गए। आखा मुंशी जी हैं? अम्मा किधर को? अम्मा किधर को क्या? वही मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। इस हरामजादी तहसील को जाना तो कब्र में जाने के बाद ही बंद होगा। बस इशारे की देर थी, सो वो मिल गया था। शेख जी झट नंबरदार का जिक्र निकाल बैठे। मुंशी जी तुम तहसील से इतना क्यों भटकते हो? एक अपने नंबरदार भी तो हैं, रोज कचहरी में खड़े रहते हैं। हर 6 महीने एक जाली मुकदमा खड़ा कर देते हैं। जिस रोज अदालत का मुंह नहीं देखते उनका खाना हजम नहीं होता। अम्मा, शेख जी बात यह है कि मुंशी रहमत अली भला ऐसे मौके पर कहाँ चौंकने वाले थे, और नंबरदार का जिक्र यूं भी उनके तखील के लिए महमीज का काम करता था। मियाँ अपनी अपनी आदत होती है, पेट बुरी बला है, ये सब कुछ कराता है। वरना अशराफों का ये तोड़ थोड़ा ही है कि रोज थाने तहसील में खड़े रहो,
नंबरदार साहब से पूछो कि भले आदमी तेरे अलगारों पैसा भरा पड़ा है, तेरे साथ पुश्ती बैठ के खाएंगी और मजे करेंगी। तूने अपने पीछे ये क्या पुख लगाई है? आज उस पे नालिश ठोंकी, कल उस पे मुकदमा चलाया, परसों फलां की करकी कराई। भले मांस घर में बैठ अल्लाह अल्लाह कर, गरीब गुरबाओं को कुछ दे दिला, हज को जा। दुनिया में तू इतना रोसिया हो लिया, अब कुछ आकबत की फिक्र कर। मगर यहाँ आकर शेख जी ने उनकी गुफ्तगू का सिलसिला मुनक़ता कर दिया। शेख जी यूं भी ज्यादा लंबी तकरीर के मुतमहल नहीं हो सकते थे, और फिर आकबत के लफ्ज पर तो उनके हाथ से सब्र का दामन बिल्कुल ही छूट गया। बात काट के बोले, अजी आकबत की फिक्र तू भी कीजिए। मुंशी जी, ऐसे लोग अगर आकबत की फिक्र करने लगे तो जहन्नुम के लिए ईंधन कहाँ से आएगा? ये शख्स तो दोज़ख का कुंदा बनेगा, कुंदा। मुंशी रहमत अली को शेख जी की बात से पूरा पूरा इत्तेफाक था। लंबा सांस लेकर बोले, हाँ मियाँ, ये दौलत है ही बुरी चीज, आंखों पे चर्बी छा जाती है। आदमी को कारों का खजाना भी मिल जावे तो भी इसकी हवस पूरी नहीं होती। छड्डा अब तक तो घोड़े पर चाबुक बरसाने में मसरूफ था, लेकिन अब घोड़ा राह पर आ गया था। छड्डा को जब उस तरफ से फरागत हुई तो उसकी तिबा मौजू ने भी जोर मारा, मियाँ ये लंबरदार बड़ा मूजी है। साले ने मेरे पुप्पा को अड़ंगे में लाके 10 के सारे खेत कोड़ियों में खरीद लिए। और फिर जरा आवाज बुलंद करके बोला, शेख जी तुम्हें यकीन नहीं आएगा, ये साला चोरों से मिला हुआ है। शेख जी को भला क्यों यकीन नहीं आता? नंबरदार साहब के मुतालिक वो हर बात यकीन करने को तैयार थे। छड्डा की बात पर उन्हें एक जरा ताव आया। बोले कि अबे यकीन ना आने की क्या बात है, मैं नंबरदार की रग रग से वाकिफ हूँ। अजी वो 7 तालों में भी कोई काम करेगा तो मुझे पता चल जाएगा। अब तक तो खैर मैं ये बात मुंह पर लाया नहीं था, लेकिन अब बात मुंह पर आ ही गई है तो कहता हूँ कि। और यहाँ आकर शेख जी की आवाज धीमी पड़ गई और उसने तकरीबन सरगोशी का अंदाज अख्तियार कर लिया। मियाँ, मोहल्ले में जितनी भी चोरियां हुई हैं उन सब में नंबरदार का हाथ है। परमेश्वरी का मुंह खुला का खुला रह गया। मुंशी रहमत अली के मुंह से बेसाख्ता अच्छा निकल गया, लेकिन छड्डा ने इत्मीनान का सांस लिया। उसकी दावे की तायीद बहुत शानदार तरीके पर हुई थी। अब उसने और हाथ पैर फैलाए, कहने लगा, इस लंबरदार ने तो मेरे बाप का टेपा कर दिया। उसने इतनी मेहनत से मेरी बनों के लिए जेवर और कपड़ा खरीदा था, साले ने कोमल लगवा दिया। सुबह जो उठी हैं तो क्या देखें कि घर में एक के बजाय 2 दरवाजे बने हुए हैं। जो उस दरवाजे लाए थे वो उस दरवाजे से निकल गया। और ये कहते कहते छड्डा को यकायक एहसास हुआ कि घोड़े की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। उसने सांटर से एक चाबुक रसीद किया। क्या घोड़े ने आगे बढ़ने की बजाय दौलतियां फेंकनी शुरू कर दी? छड्डा ने ताव में आकर ललकारा, हद तेरी नानी की बेटी, दम में खटखटा और सेठ सेठ हंटर बरसाने शुरू कर दिए। मार के आगे तो भूत भी भागता है। छड्डा का घोड़ा तो फिर घोड़ा था। अड़ के खड़ा हो गया, दौलतियां फेंकी, अलिफ खड़ा हो गया, हनहनाया, बिलाखिर फिर सीधी स्वभाव दौड़ने लगा। और जब इक्का अपनी पूरी रफ्तार पर चलने लगा तो छड्डा को एक अजीब सी आसूदगी का एहसास हुआ। उसने चाबुक का उल्टा सिरा ख्वा मखा पहिए के डंडों और चाबुक के तसादुम से पैदा होने वाला कट कट का ये तेज शोर, मुस्तजाद, खाम और खुरदुरली आवाजों के इस तरन्नुम में छड्डा ने अपने आप को गुम होता हुआ महसूस किया। उसने मजे में आकर तान लगाई, दीवाना बनाना है तो दीवाना बना दे। अब छड्डा किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया था। शेख जी और मुंशी जी अब भी इसी जोश व खरोश के साथ नंबरदार के किरदार पर तनकीद किए जा रहे थे, लेकिन छड्डा को बस अब इतना महसूस हो रहा था कि कहीं दूर से धुंध में लिपटी हुई आवाजें उसके कानों में आ रही हैं। उससे इस गजल का उल्टा सीधा एक सालम शेर भी याद था। जब एक मिसरा पढ़ते पढ़ते उसकी तबीयत सैर हो गई तो उसने एक नई तरंग के साथ इस शेर को गाना शुरू किया। ए देखने वालों, मुझे हंस हंस के ना देखो, दुनिया ना तुम्हें भी कहीं दीवाना बना दे।
लेकिन सरवर और सरशारी की ये कैफियत देर पा साबित ना हुई। अचानक पीछे से एक दूसरे इक्के की आहट हुई और चश्म जोन में अला दिया और उसका तनुमंद घोड़ा बराबर में सीधे हाथ पर नजर आया और ओझल हो गया। अलबत्ता इक्के की पुश्त पर लहराता हुआ सफेद पर्दा काफी देर तक नजर आता रहा। मुमकिन है छड्डा इस वाकये को गोल कर जाता, लेकिन परमेश्वरी ने बात का बतंगड़ बना दिया। मुंशी रहमत अली को ठोक कर बोला, मुंशी जी, यू अला दिया चौखारा जो वो हमारा इक्का चला था, वह इक्के इक्के में काहू सवारी नहीं थी। छड्डा बहुत घटा कहने लगा, महाराज इसका इक्का है भी तो रब टायर। लेकिन शेख जी ने छड्डा की बात काट दी। अबे साले, इक्के की बात नहीं है, इसका घोड़ा बहुत तैयार है, इशारे पे चलता है। वाह क्या घोड़ा है, जिस्म शीशे की तरह चमकता है। हाँ साहिब, खिलाई की बड़ी बात है, मुंशी रहमत अली ने लुकमा दिया। शेख जी के लहजे में और गर्मी पैदा हो गई। मुंशी जी, इस मकर का घोड़ा इस वक्त सारे कस्बे में किसी के पास नहीं है। अल्लाह दिए के घोड़े की तारीफ पर छड्डा का तखील बहक निकला। कहने लगा, मियाँ तुमने मेरी घोड़ी नहीं देखी? वाह क्या फरूट जाती थी। ये साला अल्लाह दिए का घोड़ा उसके सामने क्या है। अबे तेरे पास घोड़ी किस दिन हुई थी? शेख जी आज हर तरह छड्डा की तौहीन करने पर तुले हुए थे। छड्डा भी गर्म हो गया। बोला, शेख जी तुम्हें यही तो पता नहीं है, मियाँ ने दिल्ली में घोड़ी खरीदी थी। वो घोड़ी थी, बस क्या पूछो हो। ओहो हो, हंटर छुआया और हवा हुई, और मियाँ जैसी घोड़ी थी वैसा ही टांगा था। मुंशी जी, दिल्ली में इक्के नहीं चलते, 9 भर भगियां चलती हैं। मुंशी रहमत अली ने भुनकर जवाब दिया, लो मियाँ मैं झूठ बोल रहा हूँ। छड्डा को भी अपने ऊपर पूरा एतमाद था। 100 रुपए की शर्त रही, अगर कोई दिल्ली में मुझे इक्का दिखा दे तो गुलाम बन जाऊं। वहां पे तो तांगे चलते हैं मियाँ, तंगा भी खूब होवे है, ऊपर टप पड़ी रहवे है। धूप हो तो डालो, हवा खाए को जी चाहे तो टप गिरा दो। मुंशी रहमत अली और जहलाए। साली सवारी ना हुई, छतरी हो गई। छड्डा ने बड़े फखर से जवाब दिया, हाँ मियाँ यही तो ठाठ हैं, एक टिकट में 2 मजे। उस टांगे से मैंने भी वो किया कि बस मेरे पोभारे हो गए। घंटागढ़ से फवारा, फवारे से जमा मोहब्बत, जमा मोहब्बत से हौस काजी, हौस काजी से 12 खंबे, और जिधर निकल जाओ सवारियां ही सवारियां ले लो। यहाँ की तरह थोड़ा ही है कि अड्डे पे बैठे ओंग रहे हैं कि अल्लाह भेज मौला भेज, और सवारी आवे तो उसकी एंटी से पैसे नहीं निकलता। शेख जी बोले, अबे वो शहर है, वहां का और यहाँ का क्या मुकाबला। लेकिन छड्डा तो गर्मी खा गया था, अब वो कहाँ चुपका होने वाला था। बोला, शेख जी एक दिल्ली पे ही थोड़ा ही है, साल के साल मीरठ की नौचंदी पर जावे था। दिल्ली से निकल के जो भैया दौड़ लगे थी तो बस फिर रुकने का नाम नहीं, मीरठ ही जाके रुके थी। मेरी घोड़ी भी फर जावे थी, बस एक हंटर लगाया और घोड़ी उड़न छू हुई, और फिर मीरठ में देह पहरे पे पहरा। घंटागढ़ से नौचंदी, नौचंदी से घंटागढ़। साले मीरठ वाले भी मेरे सामने छकड़ी भूल गए थे, और भैया शाम की नौचंदी में जाके पिशावरी से आदि शहर परांठे को अब तलवाए और 1.5 पा हलवा लिया और खा पी कर मूछों पर ताव देते। यार जी ठंड ठंड में घर को आ गए। वाह बे मस्खरे, मुंशी रहमत अली से अब जब्त न हो सका। अबे सारी शेखी तेरे ही हिस्से में आई है। मैं पूछूं हूं कि तेरे जब ये ठाठ थे तो तू यहाँ किस लिए आ मरा? मुंशी जी, छड्डा की आवाज गुलूगीर हो गई। ये मेरा बाप बड़ा सत्यानाशी है, मैं तो कभी ना आता, मगर उसने मुझे वहां टिकने नहीं दिया। यहाँ अब कर्मों को रोऊं हूं, जो कमा के लाया था वो सारा चोरी में निकल गया। शेख जी तो गोया उधार खाए बैठे थे, बस चोरी का लफ्ज पकड़ के उन्होंने अपनी बात शुरू कर दी। नंबरदार, पर जो गुफ्तगू उन्होंने शुरू की थी, या तो वो खुद तशना रह गई थी या फिर उनकी तबीयत सैर ना हुई थी। बहरहाल छड्डा ने बीच में जो मौजू छेड़ दिया था उसके मामले में वो कुछ ज्यादा पुरजोश नहीं थे। अब जो चोरी की बात आई तो शेख जी को डोर का टूटा हुआ सिरा मिल गया। कहने लगे,
मियाँ जब तक ये नंबरदार है उस वक्त तक यहाँ किसी का घर बार महफूज नहीं है। अम्मा लूट मार तो उनका आबाई पेशा है, ये दौलत छप्पड़ फाड़ के तो आई नहीं है, ऐसे ही जमा हुई है। अल्लाह बख्शे उनके बाप अशरफ अली उनसे भी 4 जूते बड़े हुए थे। और यहाँ पहुंचकर मुंशी रहमत अली की गुफ्तगू ने एक और पलटा खाया। अब गड़े मुर्दे क्या हो खेड़ना, मियाँ अशरफ अली की क्या हैसियत थी, नाल निकाला करते थे। हमारे वालिद मरहूम को तो दुनिया जानती है, कभी पैसे को पैसा ना समझा। जुए की लत पड़ गई थी, सारी दौलत जुए की राह उड़ा दी। एक रोज जुआ जोरों पर हो रहा था। वालिद साहब जब गिरा से सब कुछ दे बैठे तो उन्होंने इधर उधर नजर दौड़ाई। अशरफ अली ने 50 रुपये सर का दिए और सैयदपुर का कागज लिखवा लिया। मुकद्दर का खोट, वो 50 रुपये भी हार गए। और यूं मियाँ हमारा पूरा गांव इन हजरत अशरफ अली के हत्थे चढ़ गया। शेख जी ने इस बात की बहुत जोर शोर से तायद की। अजी ये वाकया कौन नहीं जानता, आपके वालिद भी बड़े जन्नती थे, कोड़ियों के मोल रियासत बेच डाली। मुंशी रहमत अली ने सर्द भरते हुए कहा, मियाँ अब इन पुरानी बातों का क्या याद करना। वालिद साहब खुदा उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे। उन्होंने बहुत कमाया लेकिन रखना ना जाना, और कोई होता तो इस पैसे से सोने की दीवारें खड़ी कर जाता। मगर उन्होंने जितना कमाया उससे ज्यादा खाया, और जितना खाया उससे ज्यादा मिटाया। अलीगढ़ की मेदार दरवाजे वालियों ने उसी पैसे से महल खड़े कराए, और जहरा जान तो घर ही आकर पड़ रही थी। जहरा जान का नाम सुनकर छद्दा तड़प उठा। वाह मियाँ, जहरा जान की भी क्या बात थी। मेरा बाप कहा करे है कि उसकी आवाज क्या थी, बस पपिया थी। मुंशी रहमत अली की बात को सहारा मिला तो वो जरा और चौंके। अम्मा यहाँ वालों ने उसे कहाँ सुना है, जब यहाँ आई थी तो उसका गला खराब हो चुका था। दुश्मनी में आकर किसी ने उससे संदूर खिलाया था, मगर हाथी मरकर भी 1.25 लाख का। उसके बाद भी ये हाल था कि महफिल में तहलका मचा देती थी। बस वालिद साहब उसकी आवाज पर लूट गए। शेख जी ने लुकमा दिया। अजी आपके वालिद के भी रईसों के से कारोबार थे, और भाई क्यों ना होते, आखिर को बड़े बाप के बड़े बेटे थे। मुंशी रहमत अली ने फिर लंबा सा ठंडा सांस लिया। हाँ, मियाँ खुद चैन कर गए। उनकी औलाद पापड़ बेल रही है। जिसके घर लख लुटते थे उसका बेटा रहमत अली आज कारिंदागिरी करके अपना पेट पालता है। बचपन में कभी भगी के सिवा दूसरी सवारी ना देखी, आज किराए की इक्कों में बैठे फिरते हैं, कोई सोहेले को नहीं पूछता। छड्डा मरूब होकर बोला, हाँ जी आप ठेड़े पोथड़ों के रईस, और मियाँ ये लबरदार साहब। इस मर्तबा शेख जी का फरीजा छड्डा ने अदा किया। ये लंबरदार साहब तो मुझे यूं ही लगे हैं। मियाँ कुछ ही होमन की शहर में इज्जत आबरू तो है नहीं, हर शख्स उन्हें गालियां देवे हैं। शेख जी चमक कर बोले, अम्मा इज्जत आबरू कहीं खाली पैसे से हुआ करती है। घसियारा लाख राजा बन जाए, रहेगा घसियारा ही। छड्डा का घोड़ा उस वक्त बकोल छद्दा फरोट अड़ा चल रहा था। घड़ों वाली सड़क पीछे रह गई थी। सामने सड़क दूर तक हमवार नजर आ रही थी और खाली पड़ी थी। दाएं बाएं आम, जामनों और शीशम के हरे भरे दरख्त झुके खड़े थे। उस वक्त छद्दा की रूह का रुआ रुआ नाच रहा था। इसका घोड़ा जब भी बगैर हंटर का इंतजार किए तेजी से दौड़ता था, उसकी रूह वजद करने लगती थी। उसने मजे में आकर एक सवाल कर डाला, मियाँ ये लंबरदार अपने आप को सैयद कहवे हैं? सैयद? शेख जी के लहजे में तंज के साथ साथ अहानत का पहलू भी पैदा हो गया था। खुदा की कुदरत देखो, बहिश्ती भी सैयद होने लगे। मुंशी जी सुन रहे हो? मुंशी जी बहुत इत्मीनान से खनखारे और फिर सर से मलमल की गोल टोपी उतारते हुए बड़ी मतानत से बोले, मियाँ हम और कुछ तो जानते नहीं, लेकिन उनकी दोबारी में मुश्क टंगी हुई तो हमने अपनी आंखों से देखी है। मुंशी जी का सहारा पाकर शेख जी और चमके। सिक्के की औलाद पानी भरते भरते नंबरदारी करने लगे। हमें शेख कलाल बतावे है। छड्डा ने फिर टांग अड़ाई। अजी दिल्ली में बशीर पनवारी की दुकान पे एक खान साहब बैठा करे थे।
उन्होंने लाख रुपए की बात कही कि मियाँ ना कोई सैयद है, ना पठान है, ना मुगल, ना शेख, सब भंगी चुमार थे, अब मुसलमान बन गए। मुंशी रहमत अली को ये बात मुतलक पसंद न आई। थोड़ी देर तक तो चुप के रहे और जब छद्दा की बात का असर जायल हो चुका तो बोले कि मियाँ, शेखी की बात नहीं है, हमारे खानदान का तो शजरा भी था, लेकिन क्या कहें, अपने वालिद साहब को बड़े भोले थे। उन्हीं मियाँ नंबरदार साहब के बाप एक रोज आए, गिड़गिड़ा के कहने लगे कि कलेक्टर साहब से मुझे मिलना है, जरा अपना शजरा 2 दिन के लिए दे दो। वालिद साहब झांसे में आ गए। मियाँ वो शजरा ऐसा गया कि फिर वापस नहीं आया। बाप चल बसे। अब उनका बेटा उससे फायदा उठाता है। जहां कोई हाकिम आया और शजरा ले जाके पेश कर दिया। अब उन्हें जाके कौन बताए कि किन की बातों में आ रहे हो, ये तो सक्के हैं सक्के। शेख जी कुछ कहने के लिए पर तोल ही रहे थे कि यकायक इक्की का एक पहिया घड़े में गिरा और इक्का उलटते उलटते बचा। घोड़ा फिर बिगड़ गया। छद्दा ने चाबुक भी बरसाए और चमकारा भी, लेकिन घोड़े ने भी इस मर्तबा आगे बढ़ने की कसम खा ली थी। छद्दा जब ताबड़तोड़ चाबुक रसीद करता था तो इक्के को हरकत तो जरूर होती थी, लेकिन थोड़ी देर बाद देखिए तो इक्का आगे के बजाय चंद कदम पीछे खड़ा नजर आता था। इसी असना में पीछे खरड़ खरड़ की आवाज आई। नसरुल्लाह का एक बराबर में आन लगा था। नसरुल्लाह ने बराबर से गुजरते हुए फिक्रा कहा, अबे इस मरियल टट्टू को बेच ले वे। कहाँ खड़ा हो गया? भैया ये सड़क पे नहीं चलेगा। दगड़े दगड़े चला। छड्डा का खून एक तो वैसे ही खोल रहा था। नसरुल्लाह का फिक्रा सुनकर और भन गया। ताव में आके जवाब दिया, अबे अंजर पंजर पे रंग करा के इतरा रहा है। नसरुल्लाह कहाँ चौंकने वाला था। उसने पलटकर आवाज लगाई, प्यारे अब के बीच में इस शकरम को ललाम कर दीजिए, कुछ पैसे आट जाएंगे। छड्डा बहुत भुना, लेकिन क्या करता, चुप होते ही बनी। घोड़ा था कि सामान में ही ना आता था। अब मुंशी रहमत अली को तहसील की फिक्र सवार हुई। बोले कि यार मेरे आज तहसील भी पहुंचाएगा या नहीं? हद तेरी, तहसील की दम में तह तोड़ कुएं के नल का नमदा और उसने सड़ सड़ हंटर चला डाले। लेकिन घोड़े की हालत ये हो रही थी कि ना हल्त, ना खसखत, ना जमतजा। छद्दा लाचार होकर इक्के से उतर आया। उसने घोड़े की लगाम पकड़ी और आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू किया। 20-25 कदम यूं चलने के बाद घोड़ा कुछ राह रास्त पर आया। छद्दा उचक कर डंडे पे बैठ गया और कई चाबुक जल्दी जल्दी रसीद कर डाले। घोड़ा फिर तरारे भरने लगा। छद्दा ने इत्मीनान का सांस लिया। मुसीबत टल जाने के बाद उसने मुसीबत का जवाब पेश करना शुरू किया। मुंशी जी, घोड़ा बेचारा क्या करे, इस सड़क को मैं बस क्या कहूँ, दगड़ा बनी हुई है। मियाँ दिल्ली की सड़कें थीं, ऐसे वैसे आदमी का तो वस्पा से पैर रपट जावे था और तांगा यूं जावे था फटाफट। परमेश्वरी का चुपके बैठे बैठे मुंह बंद गया था। उसने तवील सी जमाई लेते हुए कहा, शेख जी, इस सड़क के बनते वबने का भी कुछ बहुत बनत है। चेन की बसुरी बजाओ लाला। शेख जी फिर अपने पुराने मौजू पर आ गए। जब तक नंबरदार साहब का दम सलामत है उस वक्त तक तो इस सड़क के दिन फिरते नहीं। परमेश्वरी बिगड़ कर बोला, नंबरदार साहब, अच्छी चिंगी के मेंबर भई, सड़क सारे भूस का थैला बन गई। छद्दा ने एक दूसरे पहलू की तरफ इशारा किया। यारो, जब से हमने होश संभाला ये सारे कंकरों के ढेर किनारे किनारे यूं ही पड़े देखे। सड़क तो बन चुकी, ये तो बस गलील के गलों के ही काम आएंगे। और ये कहते कहते उसकी तवज्जो कंकरों और ढेरों से हटकर दरख्तों पर मरकूज हो गई। इक्का उस वक्त आम घने दरख्तों के नीचे से गुजर रहा था। सीधे हाथ पर मंदिर से लगे हुए कुएं की पक्की मंडेर पर तोतों की कतरी हुई अनगिनत छोटी छोटी कच्ची अंबियां बिखरी पड़ी थीं। मंदिर की छत पर और कुएं की मुंडेर पर बहुत से छोटे बड़े बंदर बुरी तरह ची में खड़े रहे थे। एक बंदर ने छद्दा की तरफ रुख करके आहिस्ता से खो किया और फिर चपका हो गया। छद्दा की तबीयत लहक उठी। बोला, यारो, अब के आम तो खूब हुआ है। परमेश्वरी ने गिरह लगाई, आमों का भाव अब के मंदा रहेगा। पर बाबू, फसल भी वो हुई है कि जिसने बाग ले लिया वाह की चांदी ही चांदी है। छद्दा ने एक और एतराज किया,
मगर लाला अब की कोयल नहीं बोली, पहाड़ से आई भी है या नहीं। शेख जी को उसके बेखबरी पे बहुत ताव आया। अबे सारे दिन तेरा घोड़ा हनहनाता है तो कोयल की आवाज कहाँ से सुन लेगा। मुंशी रहमत अली बोले, भैया तुझे आम खाने से मतलब है ना कि पेड़ गिनने से। तुझे कोयल से क्या, तुझे हम चाहें वो तुझे मिल जाएंगे। सामने एक दरख्त की जड़ से एक न्योला निकला और सटाक से सड़क को उबूर करके दूसरी समत में कहीं जाकर गायब हो गया। एक अधेड़ उमेर की खोसट बंदरिया सीने से बच्चे को लगाए खुरामा खुरामा सड़क को उबूर कर रही थी, और जब इक्का बिल्कुल करीब आ गया तो उसने तेज से कदम बढ़ाए और अचक कर एक इमली के दरख्त पर चढ़ गई। आबादी अब करीबी आ गई थी। दूर कच्ची पकी इमारतों का एक अंबार नजर आ रहा था। सबसे पहले परमेश्वरी को बेकली महसूस हुई। यूं भी वो सवारियों के बीच में दबा हुआ बैठा था। उसने बमुश्किल तमाम पहलू बदला और जमाई लेते हुए बोला, मुंशी जी तुम तो तहसील के अड्डे पर उतरोगे। और क्या, तुझे क्या जाना है राजा? मोरे को तो पीठ जाना है। अच्छा, आज पेंट लग रही है। मुंशी रहमत अली बोले, तो लाला 2 कदम पे पेंट है, अड्डे से उतर के चले जाइयो। छद्दा का इक्का तहसील के सामने अड्डे पे जाके रुका। जिन इक्कों को वो अड्डे पे छोड़कर रवाना हुआ था वो यहाँ उससे पहले आ मौजूद हुए थे। नंबरदार सड़क के किनारे छतरी लगाए किसी का इंतजार कर रहे थे। उनके पीछे उनका मुंशी बगल में रजिस्ट्रों का बस्ता दबाए खड़ा था। मुंशी रहमत अली ने नंबरदार को देखा तो बिछ गए। अम्मा नंबरदार साहब, मैंने आपको अड्डे पर बहुत टटोला, आप कहाँ रह गए थे? मुंशी जी कुछ घर से निकलने में देर हो गई, लेकिन खैर अल्लाह दिए ने बहुत जल्दी पहुंचा दिया। नंबरदार साहब ने मुंशी जी की जोश व खरोश का जवाब इतने ही जोश व खरोश से देना जरूरी ना समझा। शेख जी इधर से बोले, तो नंबरदार साहब वापसी तो साथ ही होगी। नंबरदार साहब ने सोचते हुए जवाब दिया, हाँ देखो, आज ये तहसीलदार ना मालूम किस वक्त रगड़ेगा। पीछे से छड्डा बोला, नंबरदार साहब इक्का लिए खड़ा हूं, बस आज तुम्हें ही लेके चलूंगा। अब एक घोड़ा इक्का ठीक है? अजी घोड़ा इक्का क्या कह रहे हैं? और नंबरदार साहब छद्दा ने साथ में चुटकी का इशारा किया, यूं पहुंचाऊंगा, इधर बैठे और उधर दन से घर पे।